नगीन को अस्पताल लाया जा चुका था, लेकिन डॉक्टर ने उनको देखते ही कह दिया था, अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद कुछ हो सकता। जो दो औरतें उनके साथ थीं, वो अब हसीना बेगम को संभाल रही थीं। मेराज सुल्तान को ड्राइवर ने कॉल कर दी थी। कौन कौन आया, नगीन और उनको कब घर लाया गया, उनको कुछ याद नहीं था। मेहर माँ कहाँ है, हाली क्यों रो रही है, उनको कुछ नहीं पता था। वो ज़हनी तौर पर अब भी उस सर्द सी एम्बुलेंस में नगीन सुल्तान को बोलते हुए सुन रही थी। नगीन को गए 10 रोज़ हो चुके थे। यूसुफ सुल्तान आज वापस आए थे। बेटी के गम ने उनको तोड़ के रख दिया था। उनको दौरे पड़ने लगे थे। नशावर अद्वयात के जेर असर जब तक रहते तब तक नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही होश में आते, नगीन, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, चिल्लाते रहते। हर आने जाने वाले से पूछते, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है, मेरी नगीन को देखा है, कोई उसे ला दो, कोई मेरी बच्ची को ला दो। खाना पीना तर्क कर दिया था। जब भी कोई कहता या समझाता कि नगीन नहीं रही, तो हज़ियानी अंदाज में चीखने लगते, तुम सब झूठे हो, वो कैसे मर सकती है, मैंने उसकी लाश नहीं देखी, मैंने उसे दफनाया नहीं है, वो नहीं मर सकती, तुम सब के सब उस वहाज के साथ मिले हुए हो, उसी ने मेरी बच्ची को मुझसे दूर किया है, अल्लाह गारत करे उसको, अल्लाह बर्बाद करे उसको, मेरी बच्ची को खा गया, अल्लाह उसको चैन नसीब ना करे, अल्लाह उस पे ये ज़मीन तंग कर दे। इसी तरह चीखते चिल्लाते बेहोश हो जाते। मेराज और शम्स सुल्तान भी गम से चूर थे, लेकिन उनको बहादुर बनना था, उनको हौसला रखना था। वो रो नहीं सकते थे, न बाबा की तरह बद्दुआ देकर अपना दिल हल्का कर सकते थे। वो इस गम को अंदर ही अंदर सहने पे मजबूर थे। सफ़ीर और मेहर भी उसके हादसे के बाद सहम से गए थे। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता जाता है। किसी के जख्म भरें या उधड़ें, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। यूसुफ सुल्तान अब बेहतर हो रहे थे, और वजह थी हाल सुल्तान। वो हूबहू नगीन थी। यूसुफ सुल्तान घंटों उसमें अपनी नगीन को देखते, और अब तो ये हालत थी कि उसको देखे बगैर वो खाना तक नहीं खाते। हाले उनका मरहम थी। वहीं मेहर को वो नज़र उठा के बिना देखते, जहाँ वो दिख जाती चुपचाप वहाँ से चले जाते। वो बोलती तो हाँ या ना में जवाब देते। उनकी हालत के पेश नज़र किसी ने भी उनसे इस बारे में बात नहीं की। मेहर की परवरिश का जिम्मा मुकम्मल तौर पर हसीना और मेराज ने ले लिया था, और उसको अपनी बेटी की तरह पाला था। हाल, तुमने हाले से कॉल करके पूछा है वो कब आ रही है? नाश्ते के दौरान यूसुफ सुल्तान ने मेराज साहब से पूछा था। जी बाबा, पूछ लिया था, वो शाम तक आ जाएगी, उन्होंने जवाब दिया था। नहीं, उससे को यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझसे मिलके जाए। लेकिन वो नहीं आ सकती बाबा, उससे कहा था कि मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। परवा की बात पूरी होने से पहले ही बाबा की नर्म मगर टोटो आवाज़ सुनाई दी। मेराज, तुम सफ़ीर को कॉल करके पूछो कब तक होगा उसका काम मुकम्मल, और उसको ये भी कह दो वीकेंड पे घर चक्कर लगाए। बात हुई थी मेरी बाबा, अगले महीने तक हो जाएगा सब कुछ। दरअसल लीगल मामलात में कुछ वक्त तो लग ही जाता है, और वो परसों आ रहा है। इतने में मेराज साहब का फ़ोन बजा था, और वो माजत करते उठ गए थे। मेराज सुल्तान हाई कोर्ट जज थे, जबकि शम्स सुल्तान ने अपने बाबा के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए लेदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई थी, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। अब वो शहर के मशहूर कारोबारी शख्सियत थे, और बाबा उनके काम से बहुत खुश थे। सफ़ीर सुल्तान ने भी पढ़ाई मुकम्मल करके बाबा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। उसने 4 बरस कबल इस्लामाबाद में अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोली थी, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद होता था और हर 15 दिन या महीने बाद घर आता था। और यूसुफ सुल्तान को सफ़ीर की एक यही बात पसंद नहीं थी। नगीन की मौत के बाद बाबा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। अब वो काफ़ी हद तक चिड़चिड़े हो चुके थे, लेकिन हाले और सफ़ीर उनको बहुत अच्छी तरह डील कर लेते थे। वो जब तक हाले को ना देखते, उनका दिन शुरू नहीं होता था। अब उन्होंने सफ़ीर को इस्लामाबाद छोड़ के कराची शिफ्ट होने का हुक्म दिया था, जिसको मानने का सफ़ीर पाबंद था। वो खुद भी घर से दूर रहकर थक चुका था, इसलिए अपने एक दोस्त के साथ शराकत करते हुए इस्लामाबाद वाली ब्रांच उसके हवाले करके आजकल कराची आने को पर तोल रहा था। मुद्दत के कमरे में बैठी हाले अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रही थी, जब उसको मेराज सुल्तान की कॉल मौसूल हुई थी। उसने हैरत से मोबाइल को देखा और कॉल अटेंड की थी। खैरियत है जज साहब, 1 घंटे में 2 कॉल्स, यह गुजारा नहीं हो रहा बेटी के बगैर। या फिर कोई मुजरिम नहीं मिला आज की तारीख में सज़ा सुनाने को? कॉल अटेंड करते ही उनको कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो शोखी से बोली थी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जज साहब को आपकी कोई याद नहीं आ रही,
और ना ही शहर में मुजरिमों का कहत पड़ा है, बल्कि आपके दादा साहब का हुक्म है कि आप यूनी जाने से पहले उनसे मिल के जाएंगी। और हाले का जवाब सुने बगैर कॉल काटती थी। लेकिन बाबा मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो बाबा। शिट यार, कॉल क्यों काटती? मुझे अस्पताल जाना था पहले, और अब ये नया हुक्म। उससे कॉल लॉक खोली और हारून शाहिद का नंबर डायल करने लगी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। हेलो। हारून की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। मुथत के घर पहुंचो 10 मिनट के अंदर, हाले ने हुक्म सादे किया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारे ड्राइवर का नहीं, हारून शाहिद का नंबर है। मैंने शाहिद हुसैन के बेटे हारून शाहिद का। बात आई दिमाग में या नहीं? वो चल के बोला था, जबकि फुर्ती से अपने बिस्तर से उठकर अब बाथरूम की तरफ जा रहा था। ये तो तय था कि हारून शाहिद हाले सुल्तान को मना नहीं कर सकता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हारून शाहिद साहब, मेरी गाड़ी रात अस्पताल से तुम्हारे कार्स ले गए हैं, और वो भी तुम्हारे कहने पे। और अगर मैं रॉयल ब्लू शर्ट पहन के आना, वही जो मैंने दी थी, अच्छी लगती है तुम पे। उसको बोलने का मौका दिए बगैर हाले अपनी बात करके कॉल काट चुकी थी। अगले की बात सुने बगैर कॉल काटना शायद उन बाप बेटी का पसंदीदा काम था, जबकि दूसरी तरफ हारून गुलस्सा रह गया था और चल के बड़बड़ाया था, वो रॉयल ब्लू नहीं, नेवी ब्लू है। हारून हाले के मामू शाहिद हुसैन का बेटा था। हाले का और पोसेसिव बेस्ट फ्रेंड। वो उससे करीब किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता था, यहाँ तक कि उससे हाले से कह रखा था कि हाले से शादी भी वो ही करेगा। वो कहता था अगर सारी दुनिया भी उसको छोड़ दे तो हारून शाहिद वो वाहिद बंदा होगा जो हाले के साथ खड़ा रहेगा। उसकी और हाले की उम्र में 3 साल का फ़र्क था, लेकिन हाले उसको बराबर ख्वार करवाती थी। हारून की माँ ने मिराज सुल्तान और हसीना बेगम से हारून की ख्वाहिश में उसके और हाले के रिश्ते की बात कर रखी थी, जिसके जवाब में उन्होंने हाले की पढ़ाई ख़त्म होने तक का वक्त मांग रखा था। अलबत्ता उन्हें कहीं और रिश्ता ना करने की यकीन दहानी ज़रूर करवा दी थी। हाले और हारून इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात फ़िलहाल नहीं हुई थी। 15 मिनट बाद जब हाले गेट से बाहर निकली तो उसको हारून गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा नजर आया था। उसकी आंखें अब भी सुर्ख थीं, शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसने वही ब्लू शर्ट पहन रखी थी और उसके नीचे नीली जीन्स, पुरकशिश नकोश, हल्का सांवला रंग, कसरती बदन और सुरमाई आंखों वाला हारून शायद काफ़ी अच्छा दिखता था। उसका हुलिया लापरवाह सा था, जबकि हाले ने उसके बरक्स स्याह लंबी कमीज के साथ स्याही पजामा पहन रखा था और गुलाबी दुपट्टा कंधे पे झूल रहा था। हल्का मेकअप, खुले हुए बाल, उसका हुलिया कहीं से भी लापरवाह नहीं था। हाले का रंग गोरा था, बेतहाशा गोरा, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, कटावदार होंठ और कमर से थोड़ा ऊपर तक आते सीधे भूरे बाल। वो हसीन थी, बेतहाशा हसीन, बिल्कुल नगीन की तरह। वो हूबहू नगीन सुल्तान की कॉपी थी। पहली बार देखने वाले उसको नगीन ही की बेटी समझते थे। हारून गुस्से से उसको घूर रहा था। हाले ने करीब पहुंच के उसके पेट पे जोर से मुक्का मारा था और वो बिलबिला कर रह गया था। ये क्या किया जालिम? वो चिल्लाया था। रात मुझ पे गुस्सा करने और अभी लेट आने का इनाम। हाले सुकून से बोली थी। देख लूंगा मैं तुम्हें हाले। हाँ तो देखो किससे मना किया है। वो चलता भुनता गाड़ी में आके बैठा था और 20 मिनट बाद हाले के साथ उसके घर में दाखिल हुआ था। हाले जल्दी से दादा के कमरे की तरफ हट गई थी। यूसुफ साहब उसे देख के जैसे खिल उठे थे। दादा की जान आ गई मेरी बेटी। उनका लहजा मोहब्बत से चूर था। दादा ये क्या ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी है आपने? पता है किस तरह भागी भागी पहुंची हूँ मैं? वो हफा हफा सी बोली थी, जबकि उसके इस तरह हफा होने पे भी दादा जान खुल के मुस्कुरा दिए थे। मेरा बच्चा। दादा ने अपने बाजू हुआ किए थे। नगीन भी बिल्कुल इसी तरह हवा होती थी। हाले के साथ बात करते हुए उनकी हर दूसरी बात नगीन पे ख़त्म होती थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उनके सीने से लगी थी। फिर थोड़ी देर तक वो दोनों बातें करते रहे थे। उसके बाद हाले हारून के साथ यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो चुकी थी। 2 बजे वहाँ से फारिग होने के बाद हारून उसको पिक करने आ गया था। तुम क्यों आ गए? मेरी कार भिजवा देते। सीट बेल्ट लगाती हाले ने उससे पूछा था। अगर तुम्हें लगता है उस गुंडे के पास मैं तुम्हें अकेले जाने देता तो तुम गलत हो कज़न साहिबा। वो तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था। क्यों, तुम मेरे भाई हो या बाप? दोनों नहीं, अलबत्ता मुस्तकबिल का शौहर ज़रूर हो सकता हूँ। वो सुकून से बोला था। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। इतने में हाले को मुद्दत की कॉल आ गई थी तो हारून चुप हो गया था। जानता था
अब ये कॉल अस्पताल पहुंचने के बाद ही बंद होगी। अस्पताल पहुंच के हाले ने कॉल डिस्कनेक्ट की थी और गाड़ी से उतर गई थी। आईसीयू के बाहर वो दरवाजे के बीच में खड़ा हो चुका था। अब क्या है? हाले पूरी तरह झुंझुलाई थी। हाले, ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। आज यहाँ से वापस जाते हुए तुम ये भूल जाओगी कि कल रात तुम किसी जख्मी को अस्पताल लेके आई थी। ये तुम्हारा उससे कोई भी वास्ता है। वो जिंदा है या मर गया, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। समझ में आ गया? कुछ देर पहले वाली शोही अब मफूद थी। वो आंखों में गहरी संजीदगी लिए हाले को देख रहा था। हाँ यार, समझ आ गया है मुझे। अब जान छोड़ भी दो। एक काम क्या कर दिया, दिमाग खराब कर दिया है। भला मेरा उससे क्या वास्ता होगा? वो जब अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। उसको देखते ही तंजिया मुस्कुराते हुए कहने लगे, वेलकम मैडम, वेलकम। रात आप अपने शोहर को इस हालत में छोड़ के चली गई। ये बेचारे सुबह से आपका पूछ रहे थे। अपनी तरफ से वो अपना बदला ले चुके थे। अब उन बेचारे का भी क्या कसूर था? हारून ने उनको पैसों के नाम पे एक थैला भी नहीं दिया था। उल्टा उनको डरा धमका के एक ऐसे इंसान का इलाज करवाया था जो कि सीधा सीधा पुलिस केस था। डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं, हारून चबा चबा के बोला था। डॉक्टर खसियानी सी हंसी हंसता वहाँ से जा चुका था। हाले ने हारून को एक नज़र देखा था। वो उसका इशारा समझ चुका था। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जो बात करनी है कर लो। वो आवाज़ बुलंद कहता वहाँ से जा चुका था। इस सारे वक्त में उमर हयात ने बस हाले को ही देखा था, बगैर पलक झपके। अस्पताल के बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा नौजवान 27 या 28 वर्ष का था। उसकी आंखें स्याह थीं, ज़हीन चमकती हुई, कसरती जिस्म, माथे पे बिखरे स्याह बाल, चेहरे पे संजीदगी। वो काफ़ी दराज कद भी था। मुख्तसर ये कि वो ऐसे मर्दों में से था जिन्हें एक बार देख लो तो बार बार देखने का दिल करे। वजह उसके चेहरे के हदो हाल नहीं थे। वजह एक बेख्तियार सी कशिश थी जो उसे देखते ही अपनी जानिब खींचती थी। हाले अब उसके करीब आ चुकी थी। वो पास रखी कुर्सी पे बैठ चुकी थी। उमर हयात सांस रोके उसको अपने करीब बैठा देख रहा था। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर था। तुम कैसे हो अब? हाले की नरम आवाज़ उसको वापस अपने हवास में लाई थी। वो हनूस हाले को देखता जा रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अब के हाले जरा बुलंद आवाज़ में बोली थी। अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो नरमी से बोला था। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, संजीदा, ठहरा हुआ लहजा। वो इतना आराम से बोलता था कि उसके अल्फाज गिने जा सकें। है मुकम्मल ठीक तो अब भी नहीं हो। आराम की ज़रूरत है तुम्हें। वैसे तुम्हें किसने गोली मारी थी? हाले ने पूछा था। आपकी मदद का शुक्रिया। उससे बात पलटी थी। कोई बात नहीं, अब ज़रा अपने लड़ाई झगड़े छोड़ दो। मरते मरते बचे हो। तुम अपनी फैमिली का सोचो ज़रा, क्या मिलेगा इस गुंडागर्दी से? वो समझाने वाले लहजे में बोली थी। एक गोली मेरे पेट को छू के गुजरी थी और एक गोली मेरे बाजू में लगी थी। मैं मरता नहीं। दोनों जख्म गहरे नहीं थे और मेरी कोई फैमिली नहीं है। वो नॉर्मल लहजे में बोलते गोया हाले के इल्म में इजाफा कर गया था। हाले के तो सर पे लगी, तलवों पे पूछी थी। मतलब मैं पागल हूँ जो तुम्हें इतनी मुश्किल से यहाँ लेके आई? इलाज करवाया, पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान रही, डॉक्टर की इतनी मिन्नतें की, अपने दोस्त को परेशानी में डाला, पूरे 2 किलो खून निकाल लिया इन डॉक्टर्स ने मेरा, और तुम कह रहे हो तुम कौन सा मर जाते? हाले जब बोलने पे आई तो गुस्से से बोलती ही चली गई। आपको मेरी वजह से सहमत हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो सुकून से बोला तो हाले जरा ठंडी हुई। है, अब तुम जो मर्जी करो। मैं तुम्हें आखिरी बार देखने आई थी और अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे सब बिल्स पे हो चुके हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। कल आप डर क्यों गई थी? उससे जैसे उजलत में एक बेतुका सवाल किया था। शायद उसे मज़ीद रोकना चाहता था। कोई भी नॉर्मल इंसान किसी को आधी रात के वक्त सड़क के बीचों बीच खून में लथपथ देख के डरेगा ही। हाले के बाहर जाते कदम उसकी आवाज़ पे थमे थे। मैं डरी नहीं थी, उससे मुड़े बगैर जवाब दिया था। तो फिर आपने जानने की कोशिश क्यों की थी? उससे एक और सवाल किया था। मैं दरअसल किसी को तकलीफ में नहीं दे सकती। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे उसकी तकलीफ फील होती है, बस इसलिए। क्या आप कल फिर आएंगी मुझे देखने? वो जल्दी जल्दी सवाल कर रहा था। उससे पूरी तरह घूम के मुकाबिल को घूर के देखा था। क्यों, तुम मेरे खाला के बेटे लगते हो जो रोज़ रोज़ पहुंच जाओ मिलने। इतनी मुश्किल से तो आज आई हूँ। लाट साहब के नखरे तो देखो। आखिरी फिक्रा जेर लबदा किया था।
वैसे एक बात बताओ, तुम इतने कमज़ोर दिखते तो नहीं हो कि अस्पताल ना जा पाते या किसी को कॉल करने की हिम्मत खुद में नहीं पाते। तो फिर क्यों थे वहाँ? और अभी तुमने कहा कि गोली तुम्हें छू के गुजरी थी। तुम मरते नहीं तो फिर मुझसे ये क्यों कहा था, मैं जीना चाहता हूँ? हारे जसूस के मारे पूछा था। मैंने कहा था मैं मरता नहीं, मतलब मेरी सांसें चलती रहती, लेकिन मैं जी नहीं पाता अगर आप चली जाती। वो बहुत नॉर्मल लहजे में बोला था। उसके लहजे में कुछ भी ऐसा नहीं था कि गौर किया जाए। इन दोनों बातों में भला क्या फ़र्क हुआ? हाले हैरान हुई थी। हम जब अगली बार मिलेंगे तब बताऊंगा, उसको देखते हुए बोला था। नहीं, हम नहीं मिलेंगे। उसे गलत लगता था। उमर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि हारून अंदर दाखिल हुआ। उसे आते देख के हाले ने आखिरी नजर उमर को देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, होंठ पीली सधा लग रहे थे। शायद उसका काफ़ी खून बह गया था। हाले को बेख्तियार उस पर तरस आया था, लेकिन फिर बगैर कुछ कहे वो हारून के साथ दरवाज़ा पार कर गई थी। उमर उसको जाते देखता रहा। उसे वो शख्स इस वक्त बहुत बुरा लगा था। इतने में डॉक्टर दोबारा अंदर आ चुके थे। जी तोमर साहब, अब आप काफ़ी बेहतर हैं तो बिल्स के बारे में बात कर लें। कंजूस डॉक्टर। जी ज़रूर। बिल्स के साथ साथ पिछले हफ्ते लाई जाने वाली माहम फ़िरोज़ की बात कर लेते हैं, जिसका नौज़ायदा बच्चा आपने अपनी भांजी अनम रहमान को दे के उनकी मरी हुई बच्ची फ़िरोज़ साहब को ये कहकर थमा दी कि उनका बच्चा माँ के पेट में ही मर गया था, वो भी अस्पताल लाने के 2 घंटे पहले। क्या कहते हैं, फिर करूं फ़िरोज़ साहब को फ़ोन और उनसे कहूं कि आपकी भांजी के बेटे का डीएनए टेस्ट करवाएं? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे डॉक्टर को किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हो। डॉक्टर के तो काटो तो लहू नहीं बदन में। वो सुन से अपनी जगह जम चुके थे। आप ये सब कैसे जानते हैं? डॉक्टर मारे शौक के बस इतना ही कह सके थे। मुझे सब पता होता है। उमर हयात मुस्कुराते हुए बोला था। मुस्कुराते हुए उसके गाल में घड़ा बनता था। है, मेरी डिस्चार्ज फाइल तैयार करो, मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ। लेकिन आपकी कंडीशन इस काबिल। डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले उमर ने उनको एक घूरी से नवाजा था। मैं करता हूँ, डॉक्टर जल्दी से बोले थे। फिर रुक के जरा झिझकते हुए पूछने लगे, आप किसी से कुछ कहेंगे तो नहीं? क्या मैं पिछले 5 मिनट से कुछ बोला हूँ? मैं तो बस यहाँ खामोश लेटा हूँ। डॉक्टर हैरत और परेशानी से उसको देखे बगैर बाहर चले गए थे। ये कैसा आदमी था? बिल लेगा मुझसे, मेरे बाप की शुगर मिल सकी है ना? उमर हयात बड़बड़ाया था। हारून पिछले 10 मिनट से हाले से अपनी इज्जत अफसाई करवा रहा था। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुर्किश ड्रामों का असर था क्या वो हर बात पे अल्लाह अल्लाह कहने लगी थी। तुमने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। अगर तुमने बिल नहीं दिया था तो मुझे बता देते, मैं पे करती, लेकिन कम अज़ कम मुझे इससे जलील तो न करवाते। उफ, वो डॉक्टर कैसे देख रहा था? मुझे तो लगा था कि अभी वो 2 रुपए का सिक्का निकाल के मेरे हाथ पर हर हाथ के लिए रख देगा। बस भी करो हाले, अब ऐसा भी कोई गस्ब नहीं हुआ है। वो आदमी मुझे जहर लगा था तो क्यों देता उसका बिल? और वैसे भी उस डॉक्टर को धमकाया तो था मैंने, लेकिन तुम्हें पता नहीं कैसे खबर हो गई। और हद है यार, एक थर्ड पर्सन की वजह से तुम मुझसे लड़ रही हो। वो दुख से बोला था। बात थर्ड पर्सन की नहीं है, बात कमिटमेंट की है। जब तुमने कमिटमेंट कर ली तो तोड़ी क्यों? बात मेरी इज्जत की है। बात हम दोनों के बीच कायम भरोसे की है। हारून, तुमने झूठ बोला है मुझसे और अब मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगी। मैंने मुश्किल में तुम्हें कॉल की, मतलब तुम्हें कुछ समझा, तभी तो बुलाया ना। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी बेइज्जती करवा दी। वो गुस्से में नहीं थी, न तंज कर रही थी। वो बस हारून को बता रही थी। हाले, तुम एक अनजान शख्स की वजह से मुझसे लड़ रही हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम बचपन से साथ हैं। और वो लड़का जिससे मिले अभी तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ, तुम उसकी वजह से मुझ पर भरोसा करना छोड़ रही हो। तुम उस शख्स को मुझ पे तरजीह दे रही हो। हाउ कुड यू? वो गुस्से और गम की मिलीजुली कैफियत में बोल रहा था। नहीं हारून, मैं तुम पे भरोसा करना तुम्हारी तुम्हारी पे जोर दिया था, वजह से छोड़ रही हूँ। एक दिन या 1 घंटा अहमियत नहीं रखता, कमिटमेंट अहमियत रखती है। और अब उस आदमी को उस बात के बीच में मत लाना। अब इस बारे में तब बात करना जब तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाए। वो सपाट लहजे में बोली थी। हाले, लेकिन तुम। हारून, मुझे घर छोड़ दो। वो उसकी बात काटते हुए बोली थी। ये एक इशारा था कि वह मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हारून लब भींच के खामोश हो चुका था। जानता था
अब ज़मीन यहाँ की वहाँ हो जाए, हाले इस बारे में बात नहीं करेगी। उस अजनबी के लिए हारून शाहिद की नापसंदीदी का ग्राफ थोड़ा और ऊपर जा चुका था। बाकी रास्ता खामोशी से कटा था। घर पहुंचते ही हाले ने उसकी तरफ देखी और उसको अंदर चलने का कहे बगैर अंदर चली गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। वो दोनों जितने भी नाराज़ हों, हाले उसको अंदर आने का ज़रूर कहती थी। अब हारून को वाकई फ़िक्र लाहक हो चुकी थी, क्योंकि हाले कभी भी बात का बतंगड़ नहीं बनाती थी। वो उसी बात पे आफा होती थी जो आफा होने के काबिल भी हो। अब उसको अपनी गलती का अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी शिद्दत पसंदी की वजह से हाले को नाराज़ कर बैठा है। उसे हथेली का मुक्का बनाकर स्टीयरिंग पे मारा था और गाड़ी का रुख अस्पताल की जाने मोड़ दिया। घर में दाखिल होते ही वो सीधी किचन में गई थी, जहाँ मेहरमा उसको कॉफ़ी बनाते दिखाई दी थी। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हुई थी और पीछे से जाके महर को गले लगा लिया था। उसे लगा था महर चौंक जाएगी, लेकिन उसकी तवक्का के बरक्स महर सुकून से खड़ी रही थी। उसे ज़रा हैरत नहीं हुई थी। उसे मुस्कुराते हुए हाले को अपने सामने खड़ा किया था, जो कि मुंह बसोरे खड़ी थी। आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है मेरे आने का? तुम्हारे कदमों की चाप से, महर नरमी से मुस्कुरा के बोली थी। महर माँ की रंगत साफ थी, स्याह आंखें जिनके पपोटे कुदरी तौर पर सूजे हुए मालूम होते थे, खड़ी नाक, बाल कमर से नीचे आते थे और उनका अस्सी रंग स्याह था, लेकिन हाले की फरमाइश पे उनको पूरा ट्राई करवाया रखा था। वो कद में हाले से 4-5 इंच बड़ी थी, दुबली पतली सी। महर माँ ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन पुरकशिश थी। उसे साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रखा था और अपने सब्जेक्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी। 2 साल एक निजी अदारे में जॉब करने के बाद उससे बिलावजह जॉब छोड़ भी दी थी। कदमों की चाप, लेकिन वो तो सबकी एक जैसी होती है। नहीं तो, जिस तरह लोगों के रंग, कद, बाल, शक्ल एक जैसी नहीं होती, उसी तरह उनके कदमों की चाप भी एक जैसी नहीं होती। वो भी मुख्तलिफ होती है। हर किसी के कदमों की चाप उसकी शख्सियत के मुताबिक होती है। वो अपनी उसी नर्म सी मुस्कुराहट के साथ बता रही थी जो उसका हादसा थी। अच्छा, तो ये बात है। चलें फिर बताएं, मम्मा की चाप कैसी है? बावकार, महर झट से बोली थी। हारून की? उसकी चाप ऐसी है जैसे किसी बंदे के पीछे पुलिस लगी हो। साथ हंसी थी। सफ़ीर की? वो सवाल पे सवाल कर रही थी, दिल रोक देने वाली। बेख्तियार उसके मुंह से फिसला था। क्या क्या, दिल रोक देने वाली? वो भला कैसे? उसका अंदाज तफ्तीशी था। मेरा मतलब था कि जब भी आता है, इतने गुस्से या उजलत में आता है कि बंदे का दिल ही रुक जाए कि अब क्या गुनाह हो गया हमसे। उसे बात संभाल ली थी। अच्छा, यही बात है ना? वो गोया अब भी शक में थी। लो, और भला क्या बात होगी? महर हल्के फुल्के लहजे में बोली थी। है, मुझे खाना दे दे, भूख लगी है। हाले ने गोया इस बात पे मट्टी डाल दी थी। हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ, महर ने कहा था। खाना खा के वो अम्मा के कमरे में जा चुकी थी। अब वो उनकी गोद में सर रखे लेटी थी। बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं, उन्होंने टोका था। आप ही के बालों से तो अच्छे हैं, वो माँ को चिढ़ाने को बोली थी। जानती थी हसीना बेगम महर के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनेगी। हसीना के कपड़े निकालती महर उसकी चालाकी समझ चुकी थी, तभी अपने काम में मगन रही और मुड़ के देखने की सहमत भी नहीं की थी। परे हटो, मेरी बच्ची के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। उन्होंने हाले की कमर पे धमोका चढ़ा था। उफ जालिम हसीना, ये क्या कर दिया? वो उनकी गोद से उठते हुए मस्कीन शक्ल बना के बोली थी। कपड़े निकालती महर भी उसकी अदाकारी पे हंसी थी। माँ को नाम से बुलाती है, रुक जरा। हसीना बेगम ने जूते की तलाश में नसें ढूंढाई थी और जल्द ही कामयाब हो चुकी थी। उनका इरादा समझती हाले छपाक से कमरे से बाहर भाग चुकी थी और हसीना बेगम का फ्लाइंग चप्पल कमरे के अंदर आते हसन सुल्तान के सीने पे आके लगा था। वो बेचारा बौखला ही तो क्या था। यार अम्मा, आपके फ़िज़ाई हमले कब ख़त्म होंगे? वो मुंह बना के बोला था। अरे मेरे बच्चा, मुझे क्या पता कि तुम अचानक से आ जाओगे। मैं तो उस हाले कमबख्त को मार रही थी। वो उसे फुचकारते हुए बोली और अपने बाजू हुआ कर दिए थे। आजा मेरा बेटा। हसन हाली का छोटा भाई था, उम्र 16-17 के करीब, लेकिन अजाब 17 साला। अम्मा, बुरी बात है, कमबख्त नहीं कहते किसी को। वो उनके गले का हार पहनते हुए बोला था। हाले और हसन महर के बरक्स माँ को ज़्यादातर अम्मा बुलाते थे। चल, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला, वो हफ्की से बोली थी। उसको हन्नूस अपने सीने से लगा रखा था। हाले और महर अब तक उसको जूता पड़ने पे हंस रही थी। ओए हसन गुलाम,
वो उसका नाम बिगाड़कर सुल्तान को गुलाम कहती थी। किधर आवारागर्दी कर रहे थे तुम कल से? मैं 2 बार घर आई हूँ लेकिन तुम नहीं थे। पहली बात ये कि मेरा नाम हसन सुल्तान है और दूसरी बात मैं लड़का हूँ और तुम लड़की। तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। अलबत्ता तुम मुझे ये बताओ कि तुम उद्धत के घर मेरी इजाज़त के बगैर कैसे रुकी? उसको दबाते हुए बोला था। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। वो 4 हाना तेवर लिए उसकी जाने पड़ी थी। इससे पहले कि जंग अजीम सोम शुरू होती, महर ने बीच बचाव करवाते हुए हाले की तवज्जो उसके आज रात के फंक्शन पे पहनने वाले सूट की जानिब दिलवाई थी। हाले ये देखो, इसके बॉर्डर का काम उधर रहा है अभी से, वो फिक्रमंदी से बोली थी। हाले इस वक्त हसन पे मट्टी डाल के अपने जोड़े की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? आप भी, आपने इसको उस वक्त क्यों चेक नहीं किया था? मैं छोड़ूंगी नहीं उस डिज़ाइनर को। वो सब गुस्से में आ चुकी थी। हसन कोई मैसेज देखते हुए कमरे से जा चुका था। हाले कोई बात नहीं, तुम कोई दूसरा सूट पहन लेना, महर ने बड़े आराम से हल बताया था। ना तो बीबी, तुमने अपनी आंखें उधार दे रखी थी, किसी को खुद देख लेती। अम्मा यार, मैं गम में हूँ, वो रोहानसी सी बोली थी। कोई गम में नहीं, ना शुक्री हो तुम, वो बुड़बुड़ाई थी। आप भी, थीम वेडिंग है ये, सब लड़कियां शॉकिंग पिंक पहन रही हैं, मेरे पास बस यही सूट था उस कलर का। वो सर पकड़े बैठ चुकी थी। हसीना बेगम हाले को अपने हाल पे छोड़कर किचन की तरफ चली गई थी कि रात का खाना तैयार करवाना था। लेकिन हाले, ये तो मर्जिंटा पिंक है, वो हैरत से बोली थी। दरअसल हाले को रंगों के सही नाम नहीं आते थे। हाँ, आप मेरी तस्सी करवाएं, मस्सा ना हल कीजिएगा। वो पैर पटकती वहाँ से निकल गई थी। पीछे से मेहरमा गहरी सांस भर के रह गई थी। एक तो रात नींद नहीं पूरी हुई थी, दूसरी हारून से नाराज़गी, और तीसरा उसका जोड़ा ख़राब हो चुका था। आज का दिन ही ख़राब था। मुद्दत की मेहंदी का फंक्शन उसके घर के लॉन में ही अरेंज किया गया था। चूँकि ये थीम वेडिंग थी, तो सबने उसी लिहाज से लिबास पहन रखे थे। हाले ने सब सादा सूट के साथ शौकीन पिंक कामदार दुपट्टा पहन रखा था, जो कि उसे अपने जहेज से कपड़ों से निकाला था। ये बात अम्मा को पता नहीं थी। बाल कर्ल करके खुले छोड़ दिए थे और मूड सख्त ख़राब था। उसके बरक्स मेहरमा ने शॉकिंग पिंक शॉर्ट शर्ट के साथ सब दुपट्टा ओढ़ रखा था और बहुत अच्छे मूड में थी। हसन और मेहरमा किसी फैमिली के साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। मेहरमा ने कई बार उसको बुलाना चाहा, लेकिन बेसुध। अब वो मुंह सजाए एक कोने में अलग थलग बैठी थी। हारून के एक रात वाले रवैये के बारे में सोच रही थी। जब हारून ने दूर से उसको वहाँ बैठे देखा था, वो कदम कदम चलता उसके पास जा रहा था। अब वो उसके करीब पहुंचकर उसके साथ जुड़ के बैठ चुका था। हाले उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। दिल में खुश भी हुई थी, मगर जाहिर नहीं होने दिया था। अब भी नाराज़ हो? नरमी से पूछा गया था। वो सीधा पॉइंट पे आया था, मगर जवाब नदारत। आई एम सॉरी हाले, रियली आई एम। मुझे ये नहीं करना चाहिए था यार, बस मैं गुस्से में था। मुझसे बात तो करो यार, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। वो जैसे बेबसी से बोला था, मगर वो अब भी खामोशी से गर्दन मोड़े हसन को किसी लड़की से बात करते देख रही थी। इसको तो देख लूँगी। हाले, मुझे बस तुम्हारा उसकी फ़िक्र करना अच्छा नहीं लगा था। हन्नूस खामोशी। हाले यार, कुछ तो बोलो। वो अब भी खामोश थी, और फिर अचानक हारून उठा था और पूरे कद के साथ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। अल्लाह अल्लाह, हारून क्या कर रहे हो? उठो, सब देख रहे हैं, वो बुखलाते हुए बोली थी। यार मैं समझ गया हूँ, अब ऐसा नहीं होगा कभी, आई स्वेयर। प्लीज़ माफ़ कर दो। हाँ हाँ, माफ़ किया, अब उठो, वो उसको बाजू से पकड़ते हुए बोली थी। हारून खुल के मुस्कुरा दिया था। मेहरमा, जो कब से उन दोनों को ही देख रही थी, अब उनके करीब आ चुकी थी। हारून, ये सब क्या था? उसने आते ही संजीदा लहजे में सवाल किया था। हारून नासमझी से उसको देखने लगा था। हाले भी अपनी बहन को देख रही थी। आप ही, क्या हो गया? यहाँ कितने सारे लोग हैं, अंदाज़ा है? क्या सोचते होंगे वो तुम दोनों को? अकल है या नहीं? इस शादी में तुम लोग आम लोग नहीं हो। सब जानते हैं कि तुम हाई कोर्ट जज मेराज सुल्तान की बेटी हो, और तुम, अब उसका इशारा हारून की तरफ था, तुम एमएनए शाहिद हुसैन के बेटे हो। कोई होश है तुम दोनों को? ये पब्लिक प्लेस है, तुम दोनों का घर नहीं। यहाँ अगर 100 दोस्त हैं तो 1000 मुखालिफ भी हैं। वो उनको डपटते हुए बोल रही थी। तुम क्या कह रही हो यार? हम दोस्त हैं। ये मुझसे नाराज़ थी और मैं उसको मना रहा था, और मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। हारून गुस्से से बोला था। उसे मेहरमा का ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था।
हारून आराम से। हाले तनबा की थी। तुम्हें नहीं होगी लेकिन मुझे है, इसीलिए मैं अपनी बहन को लेके जा रही हूँ। और तुम देख लो, आसपास बहुत लड़कियाँ होंगी, उनके कदमों में जाके बैठो और बनवाओ स्कैंडल। चलो हाले। साथ ही हाले का बाजू पकड़ के अपने साथ खींची चली गई थी। पीछे हारून तिलमिलाता रह गया था। हाले का बाजू पकड़े वो अब लोगों से काफ़ी दूर ले आई थी। यहाँ बहुत कम लोगों की नजर जाती थी। आप भी सुन तो लो, हाले अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली थी। अब वो दोनों आमने सामने खड़ी थी। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है हाले, मेहरमा दुख से बोली थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, हाले शर्मिंदा सी बोली थी। तुम्हें अंदाजा भी है कितने लोग देख रहे थे। आइंदा ऐसा नहीं होगा, हाले जोर दे के बोली थी। मुझे तुम्हारी परवाह है हाले, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हारे बारे में गलत बात करे। और यहाँ हाले ने मेहर को गले लगा लिया था और उसके कान के पास यकीन दहानी करवाई थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेहरमा ने एक गहरी सांस खारिज की थी और हाले को नरमी से खुद से दूर किया था। चलो, मिसेस जिब्रान तुम्हारा पूछ रही हैं कब से, और उसको लेके आगे बढ़ गई थी। हारून दूर से उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखता रहा था और फिर खामोशी से एक टेबल पे बैठ गया था। उसका मूड सख्त खराब हो चुका था। खाना खुल गया था। हाले और मेहरमा अपनी प्लेट्स में खाना निकाल रही थी कि अब से आते हारून की आवाज़ पे एक साथ मुड़ी। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदा सा बोला था। महर ने हसन को देखते हुए आइंदा ख्याल रखना कहकर बात खत्म कर दी थी। हसन होंकों की तरह सबको देख रहा था। कोई मुझे भी बताएगा यहाँ क्या चल रहा है, फिर आखिर उसने पूछ ही लिया था। तुम तो चुप ही रहो कैंडे, हर बात इस हसन गुलाम को बताओ जैसे हमें और कोई काम ही नहीं है। हाले उसको दबाते हुए बोली थी। महर और हारून दिलचस्पी से ये जंगे अजीम देख रहे थे और वो तब भी क्या था। तुम तो जैसे मलका हो ना कहीं की, गैंडा मैं हूं तो तुम क्या हो, जरा प्लेट देखो अपनी। तुम्हें तो बेटा मैं देख लूंगी, ये सारे गुण तुम उस पर कटी कबूतरी से सीख के आए हो ना, जिससे अभी बात कर रहे थे। आप देख रही हैं ना इसको, मेरे दोस्त के बारे में कैसे बात कर रही है। हसन ने गोया दहाई दी थी। हाले खबरदार जो मेरे भाई की दोस्त को कुछ कहा हो तो, जो कहना है जितनी बेइज्जती करनी है मेरे भाई की करो। महर मुस्कुराहट दबाकर बोली थी। हारून भाई आप ही कुछ बोल लें। अच्छा बस अब मेरे चीते को कोई तंग नहीं करेगा, वो फौरन हसन का दफा करते हुए बोला था। इसी तरह हंसते मुस्कुराते फंक्शन खत्म हुआ था और हारून ने उनको घर छोड़ा था। घर आके वो दोनों इतने थके हुए थे कि मेहरमा के कमरे में ही सो गए थे। बेड पे महर और हाले, जबकि हसन सोफे पर ही सो गया था। सुबह में हाले की आंख अलार्म की आवाज़ से खुली थी। उसकी नींद अलार्म के बगैर नहीं खुलती थी, इसलिए वो फजर का अलार्म लगा के सोती थी। अलार्म को बंद करके वो उठी थी, वुज़ू किया, चाय नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ने खड़ी हो चुकी थी। नमाज़ पढ़ के उससे महर को जगाया था और अब महर नमाज़ पढ़ रही थी, जबकि हाले हसन को उठाने लगी थी, जो कि गधे घोड़े बेच के सो रहा था। हसन को उठा के वो लॉन में चहलकदमी के लिए आई थी कि चौकीदार को मेन गेट खोलते देखा। इस वक्त कौन होगा, वो हैरत से सोचने लगी, लेकिन उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था जब उसने सफ़ीर सुल्तान को घर में दाखिल होते देखा। पहले हैरत से और फिर खुशी से वो भागते हुए उसके पास पहुंच चुकी थी। सफ़ीर ने भी उसको अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, तभी अपनी जगह पे ठहर चुका था। सफ़ीर की आंखें भी महर की तरह भूरी थीं, लेकिन उसकी आंखें अपनी माँ पर गई थीं। साफ रंग, ऊंचा लंबा कद, कसरती बाजू, वो बाकायदगी से चिमक जाता था। सतून नाक और हम्मा वक्त होंठों पे सजी मुस्कुराहट, वो काफ़ी हैंडसम था। वो उससे करीब पहुंच चुकी थी और अब उसकी सांस फूल चुकी थी, क्योंकि वो उससे काफ़ी दूर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो फूली सांसों के दरमियान बामुश्किल बोलती उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो हाले से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक था, हाले का फेवरेट कज़न और हारून शाहिद का जानी दुश्मन। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। वो बदकत बोल पाया था और हाले के चेहरे से नजर हटाई। मैं भी बिल्कुल फिट, वो चहकते हुए बोली थी। सफ़ीर को देख के वो बहुत खुश हो जाती थी। आप तो कल आने वाले थे ना, वो पूछ रही थी। अगर कल आता तो क्या तुम्हारा इतना सरप्राइज चेहरा देख सकता था, और अगर ये चेहरा देखना था तो आज तो आना बनता था, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। तो आप मेरे लिए आए हैं? कोई शक, उससे हाले की आंखों में देख के पूछा था। नहीं बिल्कुल नहीं, वो मुस्कुराकर बोली थी। कुछ बना दोगी खाने को, भूख से मर रहा हूँ। अंदर दाखिल होते ही सफ़ीर ने उससे बोला था। शाला जी में वो दिल ही दिल में उसके लिए दुआ कर गई थी। वो जब खुश होती थी या दुखी
तब अपनी मातृ जुबान सरायकी खुद बाखुद उसके मुंह से निकलती थी। क्या हो गया हाले? वो उसकी आंखों के आगे हाथ लहराता उसको अपने हवास में वापस आया था। जी मैं बनाती हूँ, आप मुंह हाथ धो ले। वो जल्दी जल्दी बोली थी। मैं आता हूँ 5 मिनट में। वो ये कह के जा चुका था, लेकिन हाले को उसके कालून की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी, अपने आसपास बेहद करीब। हाले ने जल्दी जल्दी चाय का पानी रखा कि सफ़ीर चाय का दीवाना था। उसे हर घंटे ये मशरूब दरकार था। फ्रिज से आटा निकाल के पेड़े बनाने लगी थी। उसके बाद 3 अंडे लिए और उनको फेंटने लगी थी। सफ़ीर मिनट बाद बाहर आया था। वो शायद नहा के आया था, क्योंकि गीले बाल माथे पे गिरे पड़े थे। हाले ने तकरीबन सब कुछ बना लिया था। उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन कुछ चीज़ें वो बना ही लेती थी। अब वो किचन की तरफ आ रहा था। उसके कदमों की चाप खामोशी में अरताश पैदा कर रही थी। महर सही कहती थी, उसकी चाप दिल रोक देती है। हाले ने इतराफ़ किया था। वाह यार कज़न, तुम तो बहुत तेज़ हो। वो हशाश प्रशास सा बोला था। बस देख लें कितनी टैलेंटेड हूँ मैं। हाँ भाई, मान गया मैं। वैसे सब लोग उठे क्यों नहीं अब तक? मुझसे पराठे का निवाला लेते पूछा था। असल में बाबा आउट ऑफ सिटी हैं। चाचा 10 बजे उठते हैं। अम्मा इस वक्त अपनी तस्वीर में मसरूफ़ होंगी। महर तलावत कर रही होगी और हसन सो रहा है। उसकी आजकल छुट्टियां चल रही हैं। हाले ने तफसील से बताया था। और मम्मी, उनको भूल गई तुम? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। असल में हम दोनों के मज़ाक़रात कामयाब नहीं हुए तो हमारी सलाह नहीं हो सकी। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की सरहदों से दूर रहते हैं। लिहाजा उनके मामूलात के बारे में कतई लाइल्म हूँ। वो हंसी शोर लहजे में बोलती सफ़ीर को हंसने पे मजबूर कर गई थी। हंसते हुए उसकी आंखें काफ़ी छोटी हो जाती थीं। सफ़ीर जब भी आता था, अपनी अम्मी और हाले के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात। लेकिन मेरे हिसाब से तो दुश्मन की हर चाल पे नज़र होनी चाहिए। कब क्या कर जाए क्या पता। अरे छोड़ें, ये बूढ़े दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वो हाथ झाड़ते हुए बोली थी। मुझे लगता है दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ना ही उस पे बूढ़ा या जवान समझ के तरस खाना चाहिए। अगर दुश्मन खामोश है तो उस खामोशी को तूफान का पेश हैमा समझना चाहिए, ना कि उसकी। अच्छा बस भाई, आप तो बात को कहाँ से कहाँ ले गए। उसकी बात काट कर बोली थी। मैं तो समझा रहा था तुम्हें। ये बीबी नहीं समझने की मेरे बच्चा। अब से आती फरवा बेगम की आवाज़ पे दोनों ने पीछे मुड़ के देखा था। सफ़ीर ने माँ के करीब जाके उनको सीने से लगा लिया था और उनके बालों पे लब रख दिए थे। मेरी प्यारी अम्मी, वो मोहब्बत से बोला था, लेकिन अम्मी की तरफ से कोई पेशकदमी न देख के उसका शक यकीन में बदल चुका था। वो नाराज़ हो चुकी हैं। माँ बाप से मिले नहीं और खड़े हो गए इससे बातें बिगाड़ने। वो हफ़ीज़ से बोली थी। अम्मी, आप सब सो रहे थे और हाले बाहर लोन में ही थी, तो सलाम कर लिया और मुझे भूख लगी थी। उसने मुझे नाश्ता भी बना के दिया। वो नर्म से लहजे में बोल रहा था। हाँ तो क्या सारी उम्र सोते रहते? सलाम कर लिया था तो चले जाते अपने कमरे में। लेकिन नहीं, इन बीबी की पेशी भी तो देनी थी ना। पता नहीं क्या खिला दिया मेरे बच्चे को। अंडा तक तो उबालना नहीं आता। नाश्ता करवाएगी। इससे पहले हाले कुछ सख्त सुना दी, सफ़ीर की इल्तिजाया नज़रों को देख के खामोशी से वहाँ से चली गई थी। देखा, देख लिया ना कैसे ऐसे ही जलील करती है मुझे। ये फरफा ने धाई दी थी। मम्मी चलें यार, बाबा को उठाते हैं। सफ़ीर गोया बेबसी से बोला था और फिर उनको हुए बाजू के हल्के में लिए उनके कमरे की जानिब बढ़ गया था। इन दोनों की सुलह वो नहीं करवा सकता था। आज उसने इतराफ़ किया था। हाले और चच्ची का 36 का आंकड़ा था। ये बात पूरा घर जानता था। उसको चच्ची को तपा के गोया सुकून मिलता था, लेकिन वो कभी बदतमीज़ी नहीं करती थी। हमेशा मीठी छुरी बनी रहती। जब चच्ची गुस्से से सुर्ख हो जाती, तब हाले के दिल पे जैसे ठंडी फवार सी पड़ जाती। लेकिन उसे चच्ची से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। अभी पिछले महीने जब उनको नमूनिया हुआ था, तो हाले 3 दिन तक उनके कमरे में सोई थी और पूरी पूरी रात जाग के चच्ची की खिदमत की थी। लेकिन जो ही उनकी तबीयत बेहतर हुई, हाले और उनकी जंग दोबारा शुरू हो चुकी थी। ये गोलाबारी अलबत्ता उस वक्त तक होती थी जब यूसुफ सुल्तान कमरे में होते या कहीं बाहर गए होते। उनके सामने किसी की मजाल जो हाले को कुछ कह दे। जितना वो हाले से हार खाती थी, उतनी ही मोहब्बत उनको मेहर माँ से थी। वो उनकी आंखों का तारा थी। वो उससे इतनी मोहब्बत से बात करती, उसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल करती कि हाले का दिल बेहोश होने को चाहता। वो शॉपिंग करने जाती तो महर को साथ ले जाती, पॉलर जाती तो महर उनका साया बनी रहती। हत्ता कि अपनी किटी पार्टीज़ में भी वो महर को साथ रखती।
और मेहर भी बगैर किसी चूं चढ़ा के उनका हर हुक्म बजा लाती। शायद वो इसीलिए फरवा की फेवरेट थी। थोड़ी देर बाद हाले जब नीचे आई तो दादा जान की खुशी से चोर आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। वो मुस्कुराते हुए सफ़ीर से कुछ कह रहे थे। हाले को देख के आंखें मज़ीद चमक उठी थीं। हाले ने आते ही उनके गाल चूमे थे। फिर दादा के साथ वाली कुर्सी पे बैठे हसन के बाल बिगाड़ते हुए उसके कान के पास झुक के बोली थी, छिले हुए आलू किसको भरे, वरना अम्मा को उस रात वाली कबूतरी का नंबर दे दूंगी। हसन बेबसी से उसको देखा था और पैर चटकता उठ के सफ़ीर के साथ बैठ गया था। अब हाले इत्मीनान से दादा जान के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई थी। अब हालात कुछ यूँ थे कि दादा जान बीच में बैठे थे और अपने साथ वाली दोनों कुर्सियों पे एक जानिब सफ़ीर और दूसरी जानिब हाले को बिठा रखा था। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था, जबकि सामने बैठे हारून का अब सब करना मुश्किल हो गया था। हारून एमफिल कर रहा था। हाले और उसकी यूनी एक ही थी, इससे वो सुबह हाले को पिक करता और शाम घर भी छोड़ता था। बेटा हारून, अब सफ़ीर आ गया है तो हाले को पिक एंड ड्रॉप दे दिया करेगा, तुम अब सहमत न करना। अचानक ही दादा को हुक्म आया था। फरवा बेगम तो जल भून गई थी, लेकिन कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, तो चुप रहीं। लेकिन अंकल, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है और हाले भी मेरे साथ अपनी मर्जी से जाती है। क्यों हाले? उससे हाले को बीच में घसीट लिया था। जैसे दादा जान की मर्जी, मैं क्या कहूँ? अगर सफ़ीर को कोई मसला नहीं तो ठीक है। हाले मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। सफ़ीर खुशदिली से बोला था। और करो मेरे साथ फ्रॉड, वो दिल ही दिल में बोली थी, जबकि हारून तो उसकी अदाकारी पे चल के रह गया था। मेहरमा सुकून से नाश्ता कर रही थी जब सफ़ीर ने उसको पुकारा था। महर, जूस देना प्लीज़। महर ने खामोशी से ग्लास भर के उसको थमा दिया था। वो अपसेट लग रही थी। फरवा चच्ची ने नोट किया था, लेकिन फ़िलहाल खामोश थी। चले, मैं निकलती हूँ अब। सफ़ीर चले। हाले उठ खड़ी हुई थी, साथ सफ़ीर को मुखातिब किया था। हारून भी साथ ही उठा था और सफ़ीर की तरफ देखते हुए बोला था, सफ़ीर तुम आज तो पहुँचे हो, आराम करो, कल से तुम ड्रॉप कर देना। अभी तो मैं आ गया हूँ वैसे भी, चलें साथ। आखिरी फिक्रा हाले से कहा था। सफ़ीर ने ओके कह के सर हिला दिया था। हाले भी खामोशी से उसके साथ आ गई थी। हारून ने गाड़ी जूं ही रोड पे डाली तो गोया फट पड़ा था। हाले, ये सब क्या था? बताना पसंद करोगी? ये सफ़ीर का भाया और अब वो तुम्हें छोड़ने जाएगा? ये नहीं हो सकता हाले, मैं नहीं होने दूंगा। और तुमने हामी कैसे भर ली, मैं अब भी हैरान हूँ। वो दबा दबा सा घुराया था। हाले ने खामोशी से म्यूज़िक ऑन कर दिया था, चाहे आवाज़ हल्की हो लेकिन म्यूज़िक चलता रहे। दादा जान का हुक्म है, मैं भला क्या कहूँ? उसे बड़े सुकून से जवाब दिया था। हारून ने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया था। हाले यार, मुझसे गलती हो गई, मानता हूँ, लेकिन ये सज़ा बहुत ज़्यादा है। समझो यार, क्यों किसी की बेबसी का फ़ायदा उठा रही हो? वो जैसे रो देने को था, फिर अचानक कुछ याद आने पे गाड़ी को एक साइड पे पार्क करके अपना मोबाइल पेन की पॉकेट से निकाल लिया। हाले खामोशी से उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। क्या मैंने तुम्हें ये दिखाया है? उसने एक वीडियो प्ले करके मोबाइल का रुख उसकी जानिब किया। वीडियो में वही डॉक्टर था और हारून उसको कुछ पैसे दे रहा था, लेकिन डॉक्टर लेने से इनकारी था और फिर कुछ हेलो हेजत के बाद उसने पैसे ले लिए थे। एक और अजीब बात जो इस वीडियो में हाले को दिखी थी, वो ये कि डॉक्टर का होंठ जरा सा फटा हुआ था और आंख के नीचे नील था। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। अब भी माफ़ नहीं करोगी? देखो, मैंने उसको पैसे भी अदा कर दिए सारे। यार दोस्त हूँ तुम्हारा, कुछ तो ख्याल करो। तुमने उसको किस बात की धमकी दी थी? उसकी बात को हाथ में लाए बगैर उसे सवाल किया था। वो एक्चुअली डॉक्टर ने 2 शादियां कर रखी हैं और उसकी दोनों बीवियों को ये बात मालूम नहीं। वो बड़ी ढिठाई से बता रहा था। वो तो कल तक नहीं पता था ना, अब तो आधे कराची को पता चल चुका होगा, है ना? हाले उसको शर्मिंदा करने को बोली थी। हाँ, किसी नेक फरिश्ते ने उसकी दोनों बीवियों को ये बात बता दी कल शाम। वो भी बहुत संजीदगी से बता रहा था, जैसे हाले को पता ही नहीं कि वो फरिश्ता कौन होगा। और तुम्हें कैसे पता कि उसकी दो दो बीवियां हैं? सरासर तश्तीशी अंदाज। उफ, ये जज की बेटी। वो दरअसल उसकी दूसरी बीवी मेरी दोस्त थी। हारून मुस्कुराहट दबा के बोला था। शर्म करो हारून, शायद शर्म। वो गोया आजिज़ आ चुकी थी। अब चलें? वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता बोला था। वेट, इसकी आंख और होंठ पे जख्म कैसा था? अचानक याद आने पे वो बोली थी। वो असल में गिर गए होंगे, जल्दी में रहते हैं ना। उसकी बेतुकी बात पे हाले का कहका बुलंद हुआ था। उसको हंसते देख के वो भी हंसिया था और फिर अगले कई मिनट वो दोनों पागलों की तरह हंसते रहे थे। हंस हंस के हाले की आंखों में पानी जमा होने लगा था। पेट में दर्द शुरू हो गया था।
तब कहीं जाके उसकी हंसी थमी थी। अल्लाह समझे तुम्हें हारून, वो बामुश्किल हंसते हंसते बोल पाई थी। उसने जो मेरे साथ किया उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं था। कल शाम से कांटों पे लौट रहा हूँ मैं। वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता बोला था। हाँ हाँ, इतने तुम जंगजू की नस्ल। खालिद तंज करना नहीं भूली थी। अच्छा, अब तो नहीं जाओगी ना सफ़ीर के साथ? देखी जाएगी, वो उसको दबाते हुए बोली थी। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे? कभी खुद को मेरी जगह पे रखो तो पता चले कि तुम्हारी बातें कैसे मेरे लिए जहर साबित होती हैं। और ऐसा वैसा जहर भी नहीं, स्लो पॉइजन। हाँ, यही, बिल्कुल यही। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पौधा हूँ जिसे तुम बेदर्दी से जड़ से खींचने में भी ज़रा सी भी दिक्कत महसूस नहीं करती। हाले, मेरे लिए तो ये सोचना भी सुहान रूह है कि मैं कभी तुमसे कुछ अरसे के लिए अलग रहूँगा, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए ज़रा भी नहीं सोचती हो। किसी के साथ इतना करो जितना बाद में खुद बर्दाश्त कर सको। वो हारे हुए लहजे में बोलता कहीं से भी कुछ देर कब्ल कह के लगाने वाला हारून शाहिद नहीं लग रहा था। बद्दुआ दे रहे हो? हाले ने दुख से पूछा था। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं। उससे उंगली से सीने पे दस्तक दी थी। हाले, याद रखना, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें छोड़ दे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। पूरी दुनिया तुम्हें उदास कर दे तो मैं हंसाऊँगा। पूरी दुनिया जब तुम्हारे खिलाफ बोलेगी तो हारून शाहिद तुम्हारे हक में बोलेगा। पूरी दुनिया अगर तुम्हें धुतकारेगी तो मैं अपनाऊँगा। तुम मुझे हमेशा अपना हमकदम पाओगी, क्योंकि तुम, हाले, तुम दुनिया हो मेरी। बद्दुआ बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हें कांटा भी ना चुभने दूँ। वो बोल रहा था, वह हाले सुन रही थी। आई एम सॉरी हारून, मैं मजाक कर रही थी। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो शर्मिंदा सी बोली थी। कोई बात नहीं, वो कहकर चुप हो चुका था। यूनिवर्सिटी के गेट पे हाले उतर गई थी। हारून ने उससे कह दिया था कि वो आज यूनी नहीं आएगा, लेकिन उसको पिक करने आ जाएगा। हाले खामोशी से अंदर चली गई थी।